प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के मैथ्स के चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के साथ करेंगे और इन पर आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में मैथ्स के ही चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित रोचक महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस पाठ को हमने 2 भाग में बांटा है। आज हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और यूक्लिड की परिभाषाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। ज्यामिति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मिथ्रिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मिथ्रिन का अर्थ होता है मापना, यानी ज्यामिति का अर्थ हुआ पृथ्वी को मापना। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया, चाहे वो चीन हो, भारत हो, यूनान हो इत्यादि। इन सभ्यताओं के लोगों को अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ज्यामिति के विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। पर क्या ज्यामिति का अर्थ सिर्फ मापना होता है? नहीं, ज्यामिति का अर्थ कुछ कथनों को सिद्ध करना भी होता है, जिसके बारे में अभी आप जानेंगे। एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की। यह उत्पत्ति इस कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी कि 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह हमारा वृत्त है, जिसमें हमारा व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। थेल्स के एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस थे, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। पाइथागोरस और उनके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। यह प्रक्रिया 300 ईस्वी पूर्व तक जारी रही और उसी समय मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में गणित के एक शिक्षक यूक्लिड ज्यामिति पर और उसके सिद्धांतों पर खोज कर रहे थे, और ज्यामिति के गुणों की खोज के बाद हम यूक्लिड को ज्यामिति के पिता कहने लगे। यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। यूक्लिड का प्रसिद्ध ग्रंथ था एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। इन पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा जिनमें वो रहते थे, यानी कि बिंदु, रेखा या पृष्ठ इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई थी जो उनके आसपास थी।
आकाश और उनके आसपास के ठोसों के अध्ययन के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस का आकार होता है, माप और स्थिति होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। पृष्ठ की परिसीमाएं वक्र या सीधी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। ठोस की 3 विमाएं होती हैं, पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं, एक रेखा की 1 विमा होती है और एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती। यूक्लिड ने इन कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने इसका प्रारंभ एलिमेंट्स की पुस्तक 1 में 23 परिभाषाएं देकर किया। अब हम उनकी परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाएं को देखेंगे। पहली परिभाषा है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एक बिंदु है जिसका कोई भी भाग नहीं है। दूसरी परिभाषा है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ये एक रेखा है और इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है। अगली परिभाषा है, एक रेखा के सिरे बिंदु होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस रेखा के सिरे पर बिंदु है। अगली परिभाषा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यह रेखा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, जैसा कि आप इस रेखा में देख रहे हैं। अगली परिभाषा है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। यह एक पृष्ठ है और इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दिख रही होंगी। अगली परिभाषा है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पृष्ठ के किनारे रेखाएं हैं। अगली परिभाषा है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यानी कि वो पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होते हैं, उन्हें एक समतल पृष्ठ कहते हैं। तो ये सभी थे यूक्लिड के कुछ परिभाषाएं। अगर आप इन परिभाषाओं को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इनमें कुछ पद ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से आगे और अधिक समझाने की आवश्यकता है। जैसे कि एक परिभाषा थी हमारी, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरी थी, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। पहली परिभाषा में भाग और दूसरी परिभाषा में चौड़ाई रहित लंबाई, ये सभी ऐसे पद हैं जिन्हें हमें और अधिक समझने की जरूरत है। इसलिए गणितज्ञों ने इन पदों को अपरिभाषित पद नाम दे दिया। इसलिए ज्यामिति में हम बिंदु, रेखा, समतल, लंबाई, चौड़ाई को अपरिभाषित शब्दों के रूप में मानकर चलते हैं, जिसे हम भौतिक प्रतिमानों की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए हुए सत्य कथन मानने की कल्पना की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य को 2 भागों में बांटा। उन कल्पनाओं के लिए जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थे, उसे यूक्लिड ने अभिधारणाएं का नाम दिया, और वो कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया है और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं है, उसे यूक्लिड ने अभिगृहित नाम दिया। तो ये 2 वर्ग थे जिसमें यूक्लिड ने स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य को विभाजित किया। आज के इस वीडियो में हमने सीखा ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की परिभाषाएं। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे
यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे कोण से, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री माप, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे रेडियन माप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं परिचय के साथ। आप सभी किसी एक दिशा में दो सरल रेखा का योग करना जानते ही हैं। आइए देखते हैं। चलिए हम यहां पर एक सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है ए बी, तथा हम यहां पर इसी दिशा में एक और सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है बी सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेखा AC का मान क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे AC बराबर AB प्लस BC। तो रेखा AC का मान आप AB प्लस BC बहुत आसानी से बता सकते हैं। पर चलिए यहां पर इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम एक दूसरी रेखा लेते हैं AB, तथा रेखा BC को कुछ इस प्रकार लेते हैं। तो यहां पर है रेखा AB और रेखा BC, और हमें फिर से AC का मान ज्ञात करना है। तो क्या यहां पर AC का मान AB प्लस BC होगा? नहीं, यहां पर AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। तो इसी तरह की गणनाओं का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं। तो चलिए आइए हम त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रोन, जिनका मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और कोण का अध्ययन करते हैं। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण वह माप होती है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है, और इसके इस घूमने के माप को ही कोण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। आइए अंतिम भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कोण के शीर्ष पर नजर डालते हैं। किरण के घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब आइए इन तीनों के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए
ये कोई किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है। तो इसकी प्रारंभिक किरण जिसे हरे रंग से दिखाया गया है, इसे प्रारंभिक भुजा कहते हैं, तथा अंतिम किरण जिसे लाल रंग से दिखाया गया है, उसे अंतिम भुजा कहते हैं। तथा इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धनात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन वामाव्रत है, तो उस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। आइए इसे फिगर से समझते हैं। यहां पर हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से इस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। जहां पर भुजाओं के नाम इस प्रकार है। यह है प्रारंभिक भुजा, यह है अंतिम भुजा तथा यह है शीर्ष बिंदु। अब आइए हम ऋणात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन दक्षिणाव्रत है, तो उस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम इसे फिगर से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की वजह से इस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। जहां पर यह हमारी प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा तथा ये शीर्ष बिंदु है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिग्री माप के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए भी हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जिसे हम मानते हैं कि वामाव्रत दिशा में घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि इस प्रकार अपना घूर्णन कर रही है। और हम मानते हैं कि कुछ समय के उपरांत अपना एक पूरा घूर्णन करके अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। और इस पूरे बने कोण को हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 1/360 गुणा एक घूर्णन, जहां पर ये 1 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री से छोटे कोण के कुछ अन्य मात्रकों पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। मिनट के लिए हम संख्या को उसके ऊपर डैश लगाकर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है। तो 1 मिनट को लिखा जा सकता है 60 सेकेंड्स, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर सेकंड के लिए संख्या के ऊपर डबल डैश लगाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोण को डिग्री में मापने के कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण इस प्रकार है। यहां पर हम एक किरण लेते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत दिशा में एक कोण बनाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह कोण लंबवत कोण से आधा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 45 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें भी हम एक रे लेते हैं जहां पर दूसरी रे इससे इस तरह कोण बना रही है, जो कि एक लंबवत कोण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, जिसमें हमारी
पहली किरण इस प्रकार है तथा कोण बनाने के बाद अंतिम किरण इस प्रकार है, तो यह हमारा पूरा कोण 180 डिग्री कहलाता है। इसलिए सरल रेखा पर बने कोण को 180 डिग्री कोण कहते हैं। आइए आखिरी उदाहरण देखते हैं। यहां पर हमने प्रारंभिक किरण बनाई है तथा इससे एक कोण बनाती हुई अंतिम किरण इस प्रकार है। तो अगर आप ध्यान दें तो यह कोण क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में बन रहा है, इसलिए यह कोण ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -45 डिग्री। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन माप पर नजर डालते हैं। एक इकाई त्रिज्या के एक वृत्त में एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा शीर्ष पर बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। यहां पर यह एक रेखा है जो एक कोण बना रही है। अब यदि हम इन दोनों को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच दें तो इस कोण के द्वारा यदि वृत्त के चाप की लंबाई 1 इकाई है तो यह कोण एक रेडियन कोण कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोण तथा पाई के बीच संबंध देखते हैं। एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसका मान होता है 2 पाई। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यदि एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई होगी तो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी। अब आइए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए हम एक पूरे घूर्णन का कोण देखते हैं। तो एक घूर्णन में बना कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो टोटल चाप हमारी कहलाएगी वृत्त की परिधि जो कि होगी 2 पाई r और वृत्त की त्रिज्या होगी r। तो इस प्रकार एक घूर्णन में बने कोण का मान हमें मिल जाता है 2 पाई और इसलिए हम 2 पाई को 360 डिग्री के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक वृत्त लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है जो कि रेडियन में है तथा हम इससे स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा लेते हैं जिसका नाम है AOB। अब यदि रेखा AO को मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर तथा रेखा OB को भी इसी प्रकार दाईं ओर से मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर तो रेखा AOB पूरी तरह वृत्त को ढक लेगी और इस प्रकार वृत्त की परिधि तथा रेखा AOB एक समान रूप से व्यवहार करेंगी। पर यदि हम देखें तो रेखा AOB की लंबाई एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखते हैं तथा वृत्त की परिधि को हम रेडियन की टर्म्स में लिखते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या तथा रेडियन को हम समान रूप से ले सकते हैं क्योंकि रेडियन तथा वास्तविक संख्या एक समान व्यवहार करती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक किरण लेते हैं जो कि इस प्रकार एक पूरा घूर्णन करके कोण बना रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक घूर्णन में बना कोण बराबर 360 डिग्री जो कि आप पढ़ ही चुके हैं। इसी प्रकार
एक घूर्णन में बने कोण को 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं और इसके अनुसार हम लिख सकते हैं 1 रेडियन बराबर 360 बटे 2 पाई, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 57 डिग्री 16 मिनट। तो यहां से हमें रेडियन तथा डिग्री के मध्य संबंध मिल जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कोण के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा कोण तथा रेडियन माप के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। तो आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय को पढ़ा और उन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। इसके बाद कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ा और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम कल कक्षा 9 में विज्ञान के पाठ जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ेंगे और इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।